हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एंड विद दिस चैप्टर वी आर एंटरिंग इनटू द फाइनल यूनिट। भाई द फाइनल डेस्टिनेशन। तो वी हैव 10 यूनिट्स टोटल क्लास 11th और 12th का मिला के। और अब अगर हम बात करें, हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली यूनिट नंबर 10 जो कि होती है इकोलॉजी। तो बेसिकली वी विल गोना स्टडी अबाउट द इकोसिस्टम एंड वेरियस फैक्टर प्रेजेंट इन इट। अब आधों को तो ये लगता है मैम क्लास 12th में ये चैप्टर क्यों दिया है, बचपन से तो हम पढ़ के आ रहे हैं ना, यही तो पढ़ते रहते हैं, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, ऑर्गेनिज्म, यही पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसको देने का क्या कंटेक्स्ट है? तो इन क्लास 12th ये चैप्टर आपको डील करवाएगा कि हाउ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग बायोलॉजी। दैट इज व्हाट बेसिकली द एम ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में, इस यूनिट में पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, बट अब जैसा कि अपडेटेड सिलेबस है तो उसमें जो लास्ट चैप्टर हुआ करता था इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसे हटा दिया गया है। ऑल्सो जो चैप्टर, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस की, तो पहले काफ़ी सारा कंटेंट होता था, एबायोटिक फैक्टर्स होते थे, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते थे, वो सारी चीज़ें हटा के अब बहुत ही लिमिट कर दिया है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एंड द टॉपिक वी विल कवर टुडे इज द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट समझने से पहले हम जो चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो हम समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो लेट्स डिस्कस। ऑल ऑफ यू नो दैट द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। ग्रुप ऑफ सेल कंस्टिट्यूट टिश्यू. Group of tissue forms organ. Group of similar organ form organ system. एक जैसे अगर ऑर्गन मिलकर काम कर रहे हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म तो हमें समझ आता है कि क्या होता है। ऑर्गेनिज्म जो होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, इट मेक्स अ ऑर्गेनिज्म। एंड इफ आई से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप क्या कहलाएगा? तो एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे विल बी नोन एज पॉपुलेशन। दे विल बी नोन एज पॉपुलेशन। तो सपोज इफ आई टॉक अबाउट डॉग, डॉग इज अ ऑर्गेनिज्म, and if I talk about all the dogs, that will be referred to as population of dog. If I refer to human, तो human is an organism, एक human, I am a human, I am an organism. And if I consider all the humans present on this earth, that is the human population. तो population ऐसे define की जाती है, population is a group of individual of same species. Most important तो ये भाई same species के होने चाहिए। मैं खुद को और एक dog और cow और cat को, मैं हम सब को पॉपुलेशन नहीं बोलूंगी, हम सबको मिला के पॉपुलेशन नहीं बोलूंगी मैं। I am, the humans are one group of population, human population, cat population, dog population, cow population. तो population को डिफाइन करने के लिए जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पीशीज सेम होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज दैट लिव इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज। एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं एंड आइदर दे शेयर और दे compete, वो या तो शेयर करते हैं या compete करते हैं फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज जो अवेलेबल है सराउंडिंग में, एंड दे आर पोटेंशियली रिप्रोड्यूस एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। A dog can reproduce with a dog, a human can reproduce with another human, and this is how we define population. So am I clear with the term organism and population? And this is what the name of the chapter suggests, organism and population. Clear? Okay. So now move forward and see example, all the cormorants in a wetland. These are some examples of population. Cormorants in a wetland, rats in an abundant dwelling, teakwood tree in a forest tract, bacteria in a culture plate, lotus plant in a pond. तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन, और उसके अलावा कुछ भी हो सकता है।
पॉपुलेशन इकोलॉजी, अब पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? तो पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी एज इट लिंक इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी से हमें ये समझना है कि हाउ डज द इकोलॉजिकल फैक्टर इज अफेक्टिंग पॉपुलेशन, किस तरीके से जो इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, हमें यहाँ पर ये सीखना होता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज लिंक्ड टू जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो एम ऑफ द चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, नथिंग बट द एम। चलो आगे चलते हैं और अब हम फाइनली देखते हैं द टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स? देखो, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर मैं ह्यूमन हूँ, मैं अपनी बात करूँ ना, मैं किसी और की बात क्यों करूँ? आई लव माई सेल्फ, मैं अपनी बात करूँगी। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा बर्थ हुआ था। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी डेथ होगी। अगर मैं बात करूँ, आई हैव अ एज, अब मैं वो रिवील नहीं करूँगी, नेवर। ओके, तो मैं नहीं करना चाहती, वैसे कर भी दूंगी तो कुछ जा रहा है कि रहने तो नहीं करना रिवील। हाँ चलो ठीक है। तो मैं पैदा हुई थी, आई हैव बर्थ, मेरी डेथ होगी, ठीक है, मेरी एक स्पेसिफिक एज है, दिस इज फॉर मी। अगर मैं आपकी बात करूँ, आप पैदा हुए थे, आप मरोगे, आपकी कोई एज होगी, ये बात होती है इंडिविजुअल्स के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए। बट इफ आई डिस्कस्ड अबाउट अ पॉपुलेशन, अगर मुझे किसी पॉपुलेशन को, इफ सपोज ऑल द पॉपुलेशन इन भोपाल, ऑल द ह्यूमन पॉपुलेशन इन भोपाल, मुझे उन्हें डिस्क्राइब करना है, तो मैं सबकी अलग अलग बर्थ डेट नहीं कंसीडर कर सकती, मैं सबके अलग अलग डेथ नहीं कंसीडर कर सकती, कौन कब मर रहा है, मैं सबकी अलग अलग एज कंसीडर नहीं कर सकती, बिकॉज द नंबर्स विल बी ह्यूज, दे विल बी डिफिकल्ट टू टैली. So we have made some attributes or some features to define characteristic of population, not the characteristic of an individual but the characteristic of a population. एक पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए वी मेड सर्टेन फैक्टर्स that are known as population attributes, that are known as population attributes. So what are the factors that are included here? Number one, population density. तो हम कभी भी अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं कि किसी एरिया में हाउ मेनी ह्यूमंस आर प्रेजेंट, तो हम नंबर्स काउंट करके नहीं बताएंगे, रादर वी विल डिफाइन द पॉपुलेशन डेंसिटी. हम एक एक ह्यूमन का नहीं बताएंगे कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, राम श्याम कमला विमला, ये सब हम ये नहीं बोलेंगे, हम सिंपल बोलेंगे द पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर दैट स्पेसिफिक एरिया. तो फर्स्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट इज पॉपुलेशन डेंसिटी. सेकेंड, बर्थ रेट. It is not possible to define birth of whole in human, so we define birth rate. What we define is birth rate. थर्ड इज एज पिरामिड. तो एज पिरामिड क्या होता है? वी विल सी कि एज कैसे, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं. वी विल स्टडी विद द एज पिरामिड बिकॉज इंडिविजुअली हर ह्यूमन की, हर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के एज को स्टडी करना इट इज टैक्टिक एंड डिफिकल्ट प्रोसेस. फोर्थ इज सेक्स रेशियो. अगेन कितने, ये तुम मेल, तुम फीमेल, तुम, दिस इज डिफिकल्ट. सो वी जस्ट सिंपली मेड द एट्रीब्यूट दैट इज सेक्स रेशियो. एंड लास्टली डेथ रेट. तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से जो बात समझ में आनी चाहिए वो ये है कि एज अ पॉपुलेशन कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि आप इंडिविजुअल उन्हें नहीं एक्सप्लेन कर सकते. तो फॉर एक्सप्लेनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ होल पॉपुलेशन वी हैव मेड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नोन एज एट्रीब्यूट्स. एंड देयर आर 5 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स: बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, एज पिरामिड्स, सेक्स रेशियो एंड लास्टली पॉपुलेशन डेंसिटी. और आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं पढ़ाऊंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी. आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो एंड एज पिरामिड्स. तो एम आई क्लियर? तो चलिए फिर आगे चलते हैं और समझते हैं अबाउट बर्थ रेट. तो बर्थ रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर कैपिटा बर्थ? पर कैपिटा बर्थ हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल है. इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट. एक पॉन्ड था जिसमें पहले से 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर तक. लास्ट ईयर वाज 2022. तो 2022 में जो एक पॉन्ड था उसके अंदर 20 प्लांट्स थे, 20 लोटस प्लांट्स थे. एंड थ्रू रिप्रोडक्शन अब 2023 आते आते एक साल होते होते 8 नए प्लांट्स और आ गए. तो अब 8 नए प्लांट्स और ऐड हो गए, तो अब टोटल जो हो गया वो हो गया 28 प्लांट्स. 28 प्लांट्स ऐड हो गए.
तो उनकी पॉपुलेशन कितना बढ़ गई, 8 प्लांट से बढ़ गई। पहले जो ओरिजिनल था वो था उनका 20 और जो अब नया हो गया वो हो गया 28। सो नाउ हाउ विल यू डिफाइन बर्थ रेट? रेट क्या होगा? रेट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में कितना चेंज आया, तो आप मुझे बताओ टाइम के साथ में कितना चेंज आया। टाइम के साथ में जो चेंज आया उसे आप डिफाइन करोगे चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल जब हम करेंगे तो यहाँ पे 0.4 आएगा, विच मीन्स बर्थ रेट इज 0.4 लोटस पर ईयर, 0.4 लोटस ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। तो बर्थ रेट को डिफाइन, पहली चीज तो हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। टाइम हम कितना लेते हैं, टाइम फ्रेम इज ऑफ 1 ईयर। टाइम फ्रेम हम कितना लेते हैं, 1 ईयर। एंड हाउ टू डिस्क्राइब रेट, सपोज ये तो लोटस का हो गया, मैं इसको क्लियर करके आपको ह्यूमन का बताती हूँ। जैसे सपोज अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की पॉपुलेशन 2022 में, सपोज है ना 2022 में थी 1000, कितनी थी, एक स्पेसिफिक मेरे एरिया में ह्यूमंस की पॉपुलेशन सिर्फ 1000 थी। लेकिन 2023 आते आते कई सारे लोगों के बच्चे पैदा हुए, ठीक है, कई सारे लोग पैदा हुए, तो अब वहाँ की पॉपुलेशन हो गई 1050। कितने हो गए, 1050, मतलब 50 नए इंडिविजुअल्स ऐड हो गए। So now it is not possible for me to define these 50 offsprings individually. So I define the birth rate for this population, which will be change. Change कितना हुआ है, 50 upon original was 1000. Original was 1000. तो कितना हो जाएगा ये, it will be 1/20. तो 1/20 will be the birth rate. So is that clear? समझ में आया? तो बर्थ रेट कैसे डिफाइन करते हैं, पर कैपिटा बर्थ्स डिफाइन करते हैं, मतलब कि पर ईयर, है ना, कितने नंबर ऑफ बर्थ्स वहाँ पे ऐड हुए हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेथ रेट, वेरी सिमिलर। हाउ मैनी डेथ्स अकर पर कैपिटा, मतलब कि इन 1 ईयर हाउ मैनी इंडिविजुअल्स डाई फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit fly die during a week. एक वीक है यहाँ पे और एक वीक में 4 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई आउट ऑफ 40। तो अब हम डेथ रेट कैसे निकालेंगे, वेरी इजी, 4/40। चेंज कितना हुआ है, अपॉन ओरिजिनल कितना था, 4/40, तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो डेथ रेट्स को हम डिफाइन करते हैं पर कैपिटा चेंज। वही टाइम हम लोग लेते हैं 1 ईयर का। अगर हम पॉपुलेशंस की बात करें, स्पेशली ह्यूमन पॉपुलेशन की, उसमें हम कंसीडर करते हैं कि भाई कितनी डेथ हो गई फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन से जितनी भी डेथ हुई हैं उसको हम लोग चेंज अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन करके बर्थ रेट फाइंड कर लेते हैं। तो डेथ रेट एंड बर्थ रेट, दीज आर द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स फॉर ह्यूमन फॉर पॉपुलेशन। नेक्स्ट वी हैव सेक्स रेशियो। So what do you understand by sex ratio? Sex ratio means how many females are present per 1000 males. 1000 अगर हम मेल्स को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम 1000 मेल्स को कंसीडर कर रहे हैं मेल्स, तो what are the number of females? Suppose there are 968 female. So this will be the sex ratio. अब सेक्स रेशियो, अब आप इंडिविजुअल नहीं काउंट कर सकते कितने मेल है कितने फीमेल, बहुत करोड़ों में नंबर चले जाएंगे। तो हमने सिंपल 1000 मेन पे काउंट किया कि ऑन 1000 मेन हाउ मैनी वुमेन या फीमेल्स आर प्रेजेंट। तो हम उस चीज़ को ही डिफाइन करते हैं सेक्स रेशियो। अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो, फॉर एग्जाम्पल 60% पॉपुलेशन इज फीमेल एंड 40% इज मेल। कोई एक पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर फीमेल्स ज़्यादा है तो 60% फीमेल है, 40% मेल्स हैं। इंडिविजुअल काउंटिंग देके देना पॉसिबल नहीं है। सो वी डिफाइन द सेक्स रेशियो। व्हाट वी डिफाइन द सेक्स रेशियो। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा हमारी कंट्री में सेक्स रेशियो इंप्रूव हो रहा है, फीमेल्स का नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और अब वो रेशियो, मतलब जो पहले काफ़ी फीमेल्स कम हुआ करती थी ऑन 1000 मेल्स, अब ऐसा नहीं रहा है। And last for this particular video is age pyramid. So what do you understand by age pyramid? It is the structure obtained when the age distribution 0% individual of a given age or a group is plotted for a population. Suppose आप जिस भी कॉलोनी में रहते हो, आपकी कॉलोनी में मैं बोलूँ 0 to 12 years of age के 0 to 12 years 3 एज ग्रुप बना रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग बना रहे हैं 13 to 50 years of age, एंड फिर हम बना रहे हैं 50 एंड अबव, 50 अबव ईयर्स के जो होंगे, मतलब ओल्ड पीपल।
तो ये आपकी कॉलोनी का डेटा है। तो मैं बोलूँ आपकी कॉलोनी में कितने होंगे भाई, बूढ़े लोग कितने होंगे, तो आप बोलोगे अराउंड मेरी कॉलोनी में 100 होंगे जो 50, नहीं 100 तो बहुत कम होंगे, आप मेरी कॉलोनी में चलो 100 ही मान लो, 100 होंगे जो 50 से ऊपर के होंगे। 13 से 50 ईयर्स वाली जो एज ग्रुप के लोग होंगे वो अराउंड होंगे 250 होंगे, और जो बच्चे होंगे वो अराउंड ऑलमोस्ट होंगे वो भी 150 होंगे, 150 होंगे बच्चे। तो ये क्या हो गया, ये आपकी कॉलोनी का डेटा हो गया। अब इसी तरीके से पूरी पॉपुलेशन का एनालिसिस किया जाता है कि हाउ मैनी इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट इन ऑल दीज एज ग्रुप्स। अब मन में सवाल ये आ रहा होगा कि मैम यही एज ग्रुप क्यों कंसीडर करे, बिकॉज 0 to 12 ईयर्स ऑफ एज वाला जो एज ग्रुप होता है इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव, इट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब अभी दीज इंडिविजुअल्स आर not in the reproductive phase, balki they are preparing or they are getting ready for the reproductive phase. 13 to 50 years will be the reproductive phase and 50 years and तो अब ये हम या तो इसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोल लो आप कि अब दे आर ऑल्सो नॉट एबल ऑफ रिप्रोडक्शन, और या तो आप इनको ओल्ड एज बोल लो, ठीक है। तो देयर आर 3 phases in age. नंबर 1 प्री रिप्रोडक्टिव, तो उसमें जनरली चिल्ड्रन आ जाएंगे एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स। देन रिप्रोडक्टिव जिसमें पूरे जो हमारे मिडिल एज लोग होते हैं वो आ जाएंगे, एंड 50 एंड दे विल बी डिफाइंड एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दे विल बी रिफर्ड टू एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। So on the basis of these 3 group, we have 3 types of age pyramid. तो age pyramid कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 this is expanding pyramid, number 2 stable pyramid, and number 3 declining pyramid. Now what do you understand by expanding, stable and decline? चलो let's discuss. सबसे पहले हम बात करते हैं expanding pyramid की। expanding मतलब बढ़ेगा, कोई भी चीज़ जो है वो बढ़ेगी। अब expand कैसे होगा चलो देखते हैं। आप अगर यहाँ देखो तो येलो बार इज इंडिकेटिंग प्री रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। सपोज आई एम मार्किंग इट विद 50, यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 बच्चे हैं। देन रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव से कम है, मतलब यहाँ पे जो मिडिल एज है वो कम है, तो दे विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 40 कर देती हूँ मैं। एंड जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, जो ओल्ड एज में है वो और ही कम है, वो और कम है, तो उनको मैं 30 कर देती हूँ, 30 नहीं चलो 20 कर देती हूँ। अब इस पॉपुलेशन के बारे में, इस कर्व को, इस पिरामिड को देख के एनालिसिस किया गया कि ये पॉपुलेशन एक्सपैंड होगी। ये पॉपुलेशन क्या होगी, एक्सपैंड होगी। तो आप कैसे बोल पा रहे हो, किस बेसिस पे बोल पा रहे हो कि ये पॉपुलेशन एक्सपैंड होगी, बताओ। आप इस बेसिस पे बोल पा रहे हो कि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब ये सारे अभी कुछ सालों के बाद रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएंगे, एंड रिप्रोडक्टिव फेज में जो रहने वाले लोगों का नंबर बढ़ जाएगा। तो इसका ये मतलब है मोर बर्थ, अगर यहाँ रिप्रोडक्टिव एज में जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा और ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा बेबीज़ का बर्थ होगा, तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, पॉपुलेशन एक्सपैंड होगी, पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज। नाउ कम्स टू स्टेबल। स्टेबल में आप देख पा रहे हो जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ग्रुप है उसमें सेम है। अगर सपोज यहाँ पे 50 इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे भी 50 इंडिविजुअल हैं, और यहाँ पे सेम अपना 20 इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों जगह पे सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, मतलब कि इस पॉपुलेशन में विद टाइम कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, क्योंकि अभी भी 50 लोग ही हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, और आने वाले टाइम में भी 50 लोग ही रहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज में। तो इसलिए पॉपुलेशन जैसी अभी है स्टेबल, वैसे ही आने वाले टाइम में आगे भी रहेगी। यहाँ पे ये हो रहा था कि अभी यहाँ पर आप देखो रिप्रोडक्टिव फेज में सिर्फ 40 लोग थे, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ 50 लोग हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन का बढ़ना था। अब आओ थर्ड, डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग में आपको ये दिख रहा है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं यहाँ पे हो गए हैं सिर्फ 30 इंडिविजुअल, यहाँ पे हमारे 50 इंडिविजुअल, और सेम यहाँ पे हमारे हैं 20 इंडिविजुअल। अब क्या हो रहा है, अभी रिप्रोडक्शन करने वाले जो फेज में लोग हैं दे आर 50 इन नंबर, 50 लोग हैं, लेकिन विद टाइम, आने वाले टाइम पे ये 50 जो है ये रिड्यूस होकर सिर्फ और सिर्फ 30 इंडिविजुअल्स रह जाएंगे। जो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे, प्री रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव एज में आएंगे तो देयर विल बी 30, सो लेस बर्थ होंगे, तो दिस पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, दिस पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। तो आप ये जो एज पिरामिड होते हैं, आप ये देख के बता सकते हो कि पॉपुलेशन एक्सपैंड होगी, स्टेबल रहेगी कि डिक्लाइन होगी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव में जो लोग हैं, नंबर्स हैं, वो ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो पॉपुलेशन विल एक्सपैंड।
अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का नंबर बराबर है तो पॉपुलेशन विल बी स्टेबल। अगर प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर रिप्रोडक्टिव से कम है तो पॉपुलेशन में डिक्लाइन, कम होगी, क्योंकि अब आगे जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे तो दे आर लेस इन नंबर। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट एज पिरामिड्स। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एज पिरामिड्स इंडिकेट वेदर द पॉपुलेशन विल ग्रो, डिक्लाइन और रिमेन स्टेबल। क्लियर एवरीवन? ओके, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 5th एट्रीब्यूट कवर करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी अलॉन्ग विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, और नहीं तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।